हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो 75 टॉपिक जो क्लासेस उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज होगा, उसी में आज टॉपिक हम 2 पर बात करने वाले हैं, बिहार में मौर्य कला, और उसके सभी एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो हमें विजिट कर सकते हैं www.uktis.in और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी 70 बीपीएससी और 71 बीपीएससी देना चाहते हैं, 21st बीपीएससी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या प्रोग्राम है उस पर चर्चा कर लेंगे दो मिनट के अंदर। तो देखिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें कुल 75 टॉपिक आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी और उसी से रिलेटेड 75 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्लासेस कराई जाएगी। उससे टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री के 20 टॉपिक को कवर किया जाएगा, इंडियन पॉलिटी के 25 टॉपिक, इकोनॉमी के आपको 10 टॉपिक, ज्योग्राफी के 10 टॉपिक और साइंस टेक्स्ट से 10 टॉपिक। इसी से रिलेटेड टेस्ट संख्या सेम है, तो लगातार आप देख सकते हैं और चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट में हम लोग बात करेंगे, एसए के कुल 9 टेस्ट होंगे, जीएस पेपर 1 के कुल 8 टेस्ट होंगे और जीएस पेपर 2 के कुल 8 टेस्ट होंगे। इस प्रकार टोटल 25 टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो जिस प्रकार से बीपीएससी प्रश्न पूछा करता है। उसी तरह 25-75 टॉपिक इधर होंगे, अर्थात को टोटल 100 टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा, जो वीवीआई प्रकृति का होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो बीपीएससी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए पीटी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं हमसे। बहुत ही बेहतर प्लान लेकर आया गया है आप लोगों के लिए। तो कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं और संबंधित इनरोल हो सकते हैं इस बैच में। लगातार इस पर बात होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए, हमने पहली क्लासेज में बिहार में कला और संस्कृति आप लोगों को कवर किया गया। इस पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन कल दिए गए थे। और ध्यान रखिएगा, मौर्य कला दूसरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको क्लास के बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पाल कला, पटना कला, मधुबनी, मंजूषा कला सभी पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते चलेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ते, कुछ लिंक दिए रहते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक, उसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सभी जगह आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बेहतर प्लान आप लोगों के लिए बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पर आप लोगों को लिया जा रहा है, ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़ सके और चीज़ों को प्राप्त कर सके। अगर कोई हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो इस बार कोड को स्कैन कर गूगल स्कैनर से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज आपको 3 टाइम पर, सुबह, दोपहर में और शाम में 3 टाइम पर आप लोगों को कंडक्ट कराया जाता है कमलेश सर के द्वारा। तो आप जाके जरूर एमसीक्यू, यह बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी बच्चा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप इसे दे सकते हैं। युक्ति है इसको आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर लिखिएगा तो हमें वहाँ पाइएगा। लाइक से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, टॉपिक पर आते हैं। तो कुछ ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो मैंने कभी आप लोगों को बता रखा है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। तो मेंस क्लासेज हैं, मेंस से रिलेटेड चीज़ें कवर की जा रही है, तो मेंस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा चुके हैं मौर्य कला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए 69 से लेकर 40 बीपीएससी तक चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है, ताकि आप एक रिकॉल कर सके। तो ध्यान रखिएगा, 69 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मौर्य कला के और वास्तुकला के बारे में पूछा गया है। इसी तरह मौर्यकालीन प्रमुख विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछा है। मौर्य कला भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध को पूछा है। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए और बिहार में इसके प्रभाव की बात कर रहा है, अर्थात बिहार में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, इसकी बात करने कह रहा है 60 से 62वीं के एग्जाम में। इसी तरह मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहा है। आपको 53 से लेकर 55 बीपीएससी के एग्जाम में, आप लोगों को मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या रही, उसकी बात कर रहा है। मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं के आलोचनात्मक परीक्षण की बात कर रहा है। कब ये बात किया, प्रश्न पूछा है 45 बीपीएससी में। इसी तरह बिहार में मौर्य कला की विशेषता क्या है, विशिष्ट अवधारणा क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। लास्ट में विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं पूछा गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस प्रश्न से, तो आप लोगों को
प्रश्न का प्रकार किस प्रकार से है मौर्य कला में, आपको इससे रूपरेखा तैयार हो जाएगी। और मैं यही बार बार आप लोगों से कहता था बच्चों को, अगर मौर्य कला के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो मैं पहले आप लोगों को क्या बोलता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, प्रीलिम्स स्तर पर पीटी के और मेंस दोनों के होने चाहिए। तो इससे होगा कि आप इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के विभिन्न डायग्राम को समझ पाएंगे, उसकी सीमाएं क्या है, किस सीमा तक उससे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, इससे स्पष्ट हो पाएगा। हमें विशेषता की चर्चा करना है, उसके बाद बौद्ध धर्म के साथ संबंध की चर्चा करना है, इसके बाद बिहार में इसके प्रभाव की चर्चा करना है, प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इस प्रकार से आपके एक शॉर्ट डायरेक्शन पता चल गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मौर्य कला के बारे में हमको जानकारी, अगर जानकारी रखनी है तो प्रश्न जिस प्रकार से पूछे गए उसी प्रकार से आपके पास डायग्राम होने चाहिए, पाई चार्ट होने चाहिए, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक चीजें प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को भूमिका के तौर पर देखेंगे, लक्षण विशेषताएं क्या है उसको देखेंगे, जिसमें हम राजकीय कला और लोक कला दोनों को देखेंगे। मौर्य कला में विदेशी प्रभाव क्या आ रहा है, बौद्ध धर्म के साथ संबंध क्या आ रहा है, इसे एक टॉपिक के तौर पर देखेंगे। और सभी क्लासेज मौर्य की आज ही मैं समाप्त करूंगा 1 आवर के सेशन में। बस 1 घंटे के क्लास में सारे डायग्राम को चर्चा कर लेंगे। उसके बाद मौर्य कला किस प्रकार से तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है या स्पष्ट करता है, इसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम दूसरे डायग्राम देखेंगे, बिहार में मौर्य कला का प्रभाव क्या था, इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर सारे जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस के, उसके डायग्राम को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, जो प्रश्न के तौर पर पूछा गया है। इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी तैयारी को, अपनी रणनीति को बनाएं, ताकि आप मौर्य कला या इससे संबंधित कोई भी टॉपिक हो, उसकी सीमा के आधार पर आप तय कर पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, भूमिका की जब भी बात होती है तो भूमिका में होना क्या चाहिए, मैंने बताया था शॉर्ट टाइप से आपका उत्तर होना चाहिए। तो देखिए, कला एवं संस्कृति मानव जीवन के गहरा जुड़ाव रहता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जिस प्रकार से मानवीय जीवन में कला होगा, उसकी आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार की कला हो, संस्कृति डेवलप होगी, उसके साथ उसका संबंध विकसित होता है, या उसके रहन सहन और जीवन पद्धति के तौर पर उसका जुड़ाव देखने को मिलता है। तो यह मानव जीवन का एक गहरा जुड़ाव केंद्र बिंदु के तौर पर काम करता है। यह न केवल उसके मानवीय विचारों की बात करता है या भावों के मूर्त रूप देता है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति भी करती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल के पश्चात सर्वप्रथम, यह मौर्य आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंटेंट आपको, कंटेंट थोड़ा सा इसका फॉन्ट इरर हो गया है कहीं कहीं पर, तो उसको कॉपरेट कीजिएगा। बाकी ध्यान हम लोग आप बात कर लें। तो इसे क्या कर लेना, मौर्य कला में कला एवं स्थापत्य का स्वरूप स्पष्ट प्रकट होता है। कहने का अर्थ है कि हड़प्पा काल के बाद सर्वप्रथम ऐसा यह मौर्य कला था जहां पर कला और स्थापत्य का स्वरूप, जहां पर हम देखने को मिलते हैं, एक लंबे अरसे के बाद देखते हैं। उसी के समय हम लोग मौर्य काल स्वयं की कलात्मक विशेषताओं के साथ साथ तत्कालीन भारत के सामाजिक आर्थिक पक्षों को काफी सटीकता के साथ व्यवहारिक रूप से प्रतिबिंबित करता है या स्पष्ट करता है, या उसे एक नजरिए से रूप से स्पष्ट कर देता है। जैसा आप आईना के सामने जिस प्रकार से अपने चेहरे को रखते हैं और आपका शकल यहाँ पर अपना सूरत सीरत सभी नजर आता है, सीरत जिस प्रकार आप हो, आप उसी प्रकार से इसको आपको दिखाता है, इसी प्रकार से इसे प्रतिबिंबित करता है। तो मौर्य कला, ध्यान रखिएगा, इतिहास में से युग विभाजक के तौर पर भी देखा जाता है, जिसमें कलात्मक रूप से प्रयोग कर कला को स्थिरता और निरंतरता प्राप्त हुई। इसे युग विभाजक के तौर पर ही देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद देखने को मिलता है कि मौर्य कला के बाद शहरीकरण के तौर पर आपको देखने को मिला था। प्रथम नगरीय शरण था, हड़प्पा था, द्वितीय मौर्य काल के बाद स्टार्ट होता है, उसके गुप्त काल में होता है। इसी तरह आप ध्यान रखिएगा, इसके कालखंड को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम मौर्य काल के लक्षण विशेषताओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए, इसके दरबारी और राजकीय कला होंगी, उसके बाद मूर्ति कला होगा, उसके बाद लोक कला होगा। 3 प्रकार से इसके प्रमुख लक्षण थे। तो दरबारी कला मुख्यतः ध्यान रखिएगा 3 महत्वपूर्ण शासकों का कालखंड याद रखना है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य कालीन किस प्रकार का दरबारी या राजकीय कला हुआ करता था, अशोक कालीन किस प्रकार से राजकीय कला और संस्कृति हुआ करता था,
और दशरथ कालीन किस प्रकार से दरबारी और राजकीय कला हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से यह चंद्रगुप्त में केवल राजप्रसाद से संबंधित जिस प्रकार से आपको कुम्हरार में साक्ष्य मिले, उस प्रकार से राजप्रसाद आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अशोक कालीन हम बात करें तो उस स्तूप देखने को मिल जाएगा, स्तंभ, गुहा, विहार या गुफाओं का निर्माण इस कालखंड में अशोक कालीन के दौर में देखने को मिला। इसी तरह दशरथ कालीन में हम देखें तो पहाड़ियों, कंदराओं का निर्माण किया गया था। तो आप देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का कालखंड था वो राजप्रसाद, जिसमें 80 खंभों वाला, जो 84 खंभों वाला, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक राजप्रसाद मिला था, जिसे विभिन्न विद्वानों के द्वारा मेगास्टेरियन इस प्रकार के जो विद्वान हुआ करते थे उसे राजप्रसाद के तौर पर वर्णित किया था। तो आपको इसकी ध्यान रखना। अगर मूर्ति कला की हम बात करें तो स्तंभ के ऊपर पशु आकृति के जो मूर्ति कला था वो आपको देखने को मिलता है। स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो यह भी आपको प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। अब लोक कला की बात करें तो यक्षिणियों की मूर्ति प्राप्त होती है बिहार के क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से, बिहार के बाहर के क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है, जो बाद के साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपके पास यह चार्ट भी होना चाहिए जिसके आधार पर एक रूपरेखा आप तैयार कर पाए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने उत्तर को कंसाइज करने के लिए आपके पास कुछ डायग्राम, पाई चार्ट आपके होने चाहिए ताकि विस्तृत तरीके से आंसर आप लिख सकें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, राजकीय कला को अगर हम देखते हैं तो उसके बाद राजकीय कला में राजप्रसाद जो था किस प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, इस साम्राज्य में वैभव प्रतिबिंबित होता है। किस प्रकार का वैभव कराने हेतु चंद्रगुप्त का एक राजप्रसाद भवन पाटलिपुत्रा की राजधानी में निर्माण कराया गया था, जहां पर इसका आवास हुआ करता था, यह अपना राज प्रशासन वहीं से चलाया करता था। तो ये एक वैभव के तौर पर देखने को मिला था। ध्यान रखिए, यह 84 पसान स्तंभ वाला एक विशाल हॉल था, जहां पर ध्यान रखिएगा यह महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। ध्यान रखिए, जो इसका बेस था पसान का, यह पत्थर का था, बाकी ऊपर जितने भी बने हुए थे वो क्या थे, लकड़ी के बने हुए थे। इसलिए इसके साक्ष्य, ऊपरी साक्ष्य तो नहीं प्राप्त हुआ, पर निचली साक्ष्य जो पाषाण के तौर पर, खंबे के तौर पर हुआ करता था, वो मिला है। अब भवन की लंबाई लगभग 140 फीट हुआ करती थी, अर्थात ध्यान रखिएगा 140 फीट आपको लंबी और 120 फीट चौड़ी थी। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के आपको भवना अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात 140 मीटर इधर और 120 मीटर इधर। तो इस प्रकार के इसमें इसी के बीच में आपको 84 खंबे का आपको साक्ष्य मिला है। ध्यान रखिएगा, 84 खंबे का साक्ष्य मिला है। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यह जो भवन का स्तंभ था, जो ये पिलर था, ध्यान रखिए लाल बलुआ पत्थर के बने हुए थे और उनमें चमकदार पॉलिश हुआ करती थी, जिसकी चमक आज भी आपको कुम्हरार में रखे हुए पाषाण स्तंभ से देखने को मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया। जो काष्ठ का बना हुआ था, लकड़ी का कुछ भाग बना हुआ था, उसको विस्तार पाषाणों के तौर पर किया गया। तो इस प्रकार का राजकीय कला आपको राजप्रसाद इसके शासन काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो सभासद, देखिए यह जो आपको यह पिलर वाला पार्ट देखने को मिलता है, यह 80 स्तंभ था और उसके बाद 84 स्तंभ आपको इस कालखंड में देखने को मिलते। छत एवं फर्श लकड़ी के बने हुए थे, अर्थात जो छत था, छत मान लीजिए इस प्रकार का छत था, उसका फर्श जो था इसके बीच में आपको ये दोनों लकड़ी का, बस वे पाषाण जो था, पिलर था, वो केवल पत्थर के बने हुए थे। किस प्रकार के पत्थर, लाल बलुआ पत्थर के बने हुए थे। तो ध्यान रखना आपको, यह सभा भवन के तौर पर प्रयोग होता था, साथ ही साथ आपको आवास के शासन प्रशासन के चलाने के तौर पर देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, इसको दिखाया भी था इस पिलर को। जो लोग पटना में एक बार जरूर विजिट करिएगा, कुम्हरार के पार्क में जाके वहाँ देख सकते हैं, उसके भवनावशेष के बारे में जानकारी दी गई। देखिए कुछ लकड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, जो मैंने फर्श में बातें की थी ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसके पाषाण भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इसके भवनावशेष आपको प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, विभिन्न यात्रियों और व्यक्तित्व के द्वारा राजप्रसाद के संबंध में कुछ टिप्पणी की गई है, अर्थात कुछ बातें की गई हैं। जैसे मेगास्थनीज ने इसके बारे में क्या बोला है कि पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के महल का समकालीन सुसा का साम्राज्य का प्रसाद का मात देता है। जो सुसा साम्राज्य हुआ करता था अरब का क्षेत्र में, वहाँ का मेगास्थनीज जहाँ से वो आया था,
आपको एरियन का दूत के तौर पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है कि एरियन और दूत भी जो था यूनानी यात्री वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का जो मुकाबला सुसा और एवं जो एक बताना स्थित राजप्रसाद से आपको नहीं कर सकते, अर्थात उसकी जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौंदर्य था वो सुसा और एक बताना का जो महल हुआ करता था वो बोना था इसके सामने। कहने का अर्थ यह है, फाहियान ने भी अपने चीनी यात्री जो था वो अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान जब ये जाता है गुप्त शासक के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह आया है, पर उसने प्रसाद में देवताओं द्वारा निर्मित इसके भवन को बताता है। उसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासन काल में यह आता है, गुप्त वंश का जो शासक हुआ करता था, इसकी भव्यता से ही आकलन कर सकता है कि इसके पूर्वजों का जो भवनावशेष है, राजकीय अवशेष है, वो कैसा रहा होगा। इसके बारे में देखिए 3D पेंटिंग बनाई गई थी, 3D पेंटिंग इसी प्रकार से पेंटिंग है। तो ध्यान रखिएगा, यह आकलन किया गया था कि इस प्रकार का अगर अभी हम उसको बनाते हैं, जिस प्रकार के उसके साक्ष्य मिले, जिस प्रकार से 84 स्तंभ मिले हैं और जिस प्रकार का वो आकलन इसके मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, एरियन के द्वारा किया गया, फाहियान के द्वारा किया गया, उसके संपूर्ण आकलन को किया जाए तो शायद ऐसा ही आपको राजप्रसाद हुआ होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए आप इसका आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार से फर्श रहे होंगे, उसके किनारे किनारे देखिए इस प्रकार से आपको बनाए गए थे, जल आपको बनाए गए थे ताकि कोई इस महल में तरफ सके। और ध्यान रखिएगा, भवनावशेष के जो साक्ष्य आपको इस प्रकार से शायद हुआ करते होंगे, ऐसा जो इतिहासकार है और जो इसको इमेजिनेजर जो 3D पेंटिंग बनाते हैं, जैसे अभी AI का प्रयोग करते हैं आप लोग किसी पिक्चर को बनाने के लिए, कैसा हो सकता है, तो उसके लिए साक्ष्य के आधार पर इसको इस प्रकार से बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, एक आकलन लगा सकते हैं कि जो मेगास्थनीज है, एरियन के साक्ष्य जो दिए गए हैं, उसके आधार पर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवनावशेष रहा होगा जो या भवन उस समय रहा होगा, वो ऐसा ही आसपास दिखता होगा। इससे हमारा ऐतिहासिक साक्ष्य आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो मौर्यकालीन जो कलाकृतियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। तो एक पहला क्या, स्तंभ में, वेदिका में, स्तूप में, गुहा विहार में। देखिए स्तंभ में इस प्रकार के स्तंभ बहुत जगह मिले हैं, अशोक काल के बाद से आपको स्तंभ मिले हैं जो एक ही पाषाण को काटकर बनाए जाते थे, जिस पर आपको कभी सिंह का, कभी बैल का, कभी हाथी का, इस प्रकार से आपको स्तंभ लेख प्राप्त हुए। अगर हम बात करें वेदिका का, तो देखिए ध्यान रखिएगा, वेदिका जो आपको स्तूप बनाए गए थे उसके चारों ओर एक बाड़ बनाया गया था जिसे घेराबंदी कहते हैं, उसी को वेदिका बोला। यह खाली आपको एक सुरक्षा अवशेष बनाए गए थे, सुरक्षा दीवार बनाए गए थे जो किसी भवन का या किसी कलाकृतियों का सुरक्षा किया करता था। कैसे भी घर के बाहर बाउंड्री लगाते हैं, उसे वेदिका नाम दिया गया था उस दौरान। ध्यान रखिएगा, स्तूप के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे बुद्धा का स्तूप आप देखते होंगे, जहाँ पर आपको देख रहे हैं चकोर, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अवशेष रखे जाते थे बुद्ध के। उस समय जब उनका देहांत हो गया, उसके अवशेष को यहाँ पर रखा गया था। उसके बाहर का जो परिक्रमा परिसर है, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं, बस इसे ध्यान रखना। इस प्रकार के स्तूप भी मिले हैं जहाँ पर उस तत्कालीन दौर में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ अवशेष को पवित्र स्थान के तौर पर रखा गया था। अब गुहा विहार यह होता है कि किसी पहाड़ को काट कर उसके कलाकृति के तौर पर निर्मित किया गया था, जहाँ पर लोग बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, या तो कुछ ऋषि मुनि रहा करते थे, या जो राहगीर हुआ करते थे वो विश्राम के तौर पर, आप स्टे होम के तौर पर इसे यूज करते थे। जो अंदर से देखिए, बाहर से आपको इस प्रकार से रहता था दरवाजा, उसके अंदर कलाकृति बनाई गई थी। और ध्यान रखिए, अंदर से यह इस प्रकार से देखने को मिलता है, एक हॉल के तौर पर आपको देखने को मिलता है, देख रहे हैं। और ये चिकनी हुआ करती थी बहुत सी, समझ सकते हो उसमें उस दौर में कैसे पत्थरों को काटा गया होगा, किसी एक बड़े चट्टान को थोड़े थोड़े क्योंकि अभी वर्तमान के आधुनिक हथियार तो नहीं रहे होंगे ना, तो उस दौरान वो किस प्रकार से कलाकृतियों को विकसित किए होंगे, यह आप इसका आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट तौर पर हम बात करेंगे तो जो स्तंभ प्राप्त हुए, उसके जो स्तंभ लिपि 2 प्रकार से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, एक लिपि स्तंभ के तौर पर, एक सादा स्तंभ के तौर पर। इसकी मुख्य विशेषता के तौर पर हम बात करें तो इन पर धर्म लिपियां जो हुआ करती थी खुद ही होती थी। जो बौद्ध धर्म की लिपियां हुआ करती थी वो
लिपि स्तंभ में खोदी हुई रहती थी, जिससे प्रजा उसे पढ़ सके, समझ सके। यह एक प्रकार का क्या है, स्तंभ, जैसे दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, साक्षी रामपुरवा का स्तंभ लेख आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित आपको देखते हैं। और सादा स्तंभ वो हुआ करता था जो समान स्तंभ हुआ करते थे, जैसे इस प्रकार के स्तंभ बसाड़ से, कोसरा से आदि जगहों से प्राप्त हुए, जहाँ पर सादा स्तंभ ज़्यादा ज़्यादा उस पर नक्काशियाँ नहीं हुआ करती थी, केवल किसी सूचना को प्रदान करने के लिए दिया जाता था। अगर हम इससे आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, मौर्य काल के सर्वोत्तम नमूने में अशोक के एक एकात्मक स्तंभ, जहाँ एक ही पत्थर का बना होता था, जिसमें उसके धम्म प्रचार अर्थात बौद्ध धर्म की बात होती है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धम्म, पहले वो युद्ध धर्म पर बात करता था, युद्ध नीति पर बात करता, पर कलिंगा युद्ध के बाद, उसके हृदय परिवर्तन के बाद वो क्या होता है, बौद्ध धर्म में परिवर्तित होता है, उसके आचरण व्यवहार को अपनाता है। उसके बाद वो भेरी घोष के जगह धम्म घोष को प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, जिससे लोग शांति में शासन प्रशासन कर सके, अपने उत्तरदायित्व को समझ सके। इसलिए धर्म प्रचार के लिए इस प्रकार के एकात्मक स्तंभ का प्रयोग किया गया था, जो विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी। ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या लगभग 20 है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पीटी फैक्ट के तौर पर भी प्रश्न पूछा जाता है, पर मेंस में अगर पूछा जाए केवल स्तंभ के बारे में, मौर्यकालीन स्तंभ की विशेषताओं के बारे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आप इसकी कम से कम इतनी तो जानकारी आप दे सके। इसके अतिरिक्त चुनार वाराणसी के पास आपको प्राप्त हुआ है, लाल बलुआ पत्थर के बने हैं ये सब, इसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। इन स्तंभों पे खास तरह का पॉलिश हुआ करता था, जिसे ओप कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, जो चिकनी हुआ करती थी सतह, उसको क्या कहा जाता था, ओप कहते थे। इसकी चमक धातु जैसी होती थी, किंतु पॉलिश की यह कला के साथ लुप्त हो गई। वर्तमान में यह कला लुप्त हो गई है। पहले ऐसी मौर्यकालीन स्थितियों में यह कला हुआ करती थी, और यह आज के वैज्ञानिकों के लिए एक सिर का दर्द है। उसे बेहतर तरीके से कैसे उतनी चमक वर्तमान के टेक्निक में भी देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है, आप समझ सकते हैं कि आप जब मौर्यकालीन साम्राज्य की बात करें, उसमें किसी पत्थर को इस प्रकार से पॉलिश किया जाता था, जिसकी चमक वर्तमान तक वैसे की वैसे है। क्लियर है, उसी तरीके से ध्यान रखना आपको। इन स्तंभों को ऊंचाई 35 से 50 फुट मिलता है, और वजन 50 टन के आसपास होता है। ये एक ही शिला को काटकर बनाया गया, जिसमें कोई जोड़ नहीं है। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह मौर्य साम्राज्य का एक कलात्मक विशिष्टता था कि किसी पत्थर को एक रूप में बनाया जाता था, उसमें किसी प्रकार का जोड़ न हुआ होता था। तो ध्यान रखिए, ये स्तंभ जो थे आधार में मोटे होते थे, ऊपर की तरफ पतले होते थे। उसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, यही स्टार आपको एकात्मक पत्थर हुआ करता था, जिसमें नीचे का बेस चौड़ा होता था, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो पतला होता जाएगा। और इस प्रकार से एक पशु आकृति होती थी, और इसके एक पट्टिका होता था जिसको चौकी बोलते थे। इसके चौकी के नीचे एक और पट्टिका कहते हैं, जिसे कंठ बोला जाता है। उसके बाद उल्टा कमल का एक आकृति बनाता था, अगर इसको उलट देते तो सीधा हो जाता था। तो ये उल्टा कमल एक आकृति हुआ करता था। कमल के नीचे एक मेखला इसको बोला जाता था। इस प्रकार से टेक्निक उपयोग किया, और इस जो यहाँ से लेकर नीचे तक जो आधार तक होता था, उसे तना बोलते थे। तो इस प्रकार से कलात्मक विशिष्टता देखने को मिलती है मौर्य काल के बाद। तो आगे इसके बाद आपसे प्रश्न अगर शॉर्ट में यहाँ पूछे कि मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में चर्चा करें, तो बस इतनी ही जानकारी आपको देनी है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे, जिस स्लाइड से प्रश्न पूछे, आपको उत्तर उतना ही देना है। अगर पूरा प्रश्न पूछे मौर्य काल के बारे में, तो आप उसके समग्र तरीके से अपने आंसर को मॉडिफाई करके लिखिएगा, सभी तरीके से शॉर्ट करके। क्लियर है। उसके बाद मौर्यकालीन स्तंभ की हम बात करें, महत्वपूर्ण स्तंभ किस कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिए, लोरिया नंदराज का स्तंभ याद रखना। अब तक प्राप्त सभी स्तंभों में सर्वाधिक सुंदर स्तंभ है, और इसके शीर्ष पर सिंह स्तंभ की प्रतिमा, ध्यान रखिए, सिंह की प्रतिमा है। इसके आसन के चारों ओर हंस की पंक्तियां बनी हुई। अभी मैंने कमल की बात करी, उसके नीचे किस प्रकार हंस की पंक्तियां की गई है, जो लोरिया नंदराज में आपको मिलता है। रामपुरवा का स्तंभ लेख, ध्यान रखिए, लोरिया नंदराज के समीप रामपुरवा है। अशोक के शिला स्तंभ, पशु प्रतिमा के स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं, संयुक्त शीर्ष आपको देखने को मिलता है इसमें। इसी प्रकार अशोक के समय निर्मित जो धम्म स्तंभ थे, धर्म के शिक्षाओं के उकीर्ण किए गए। तो इस प्रकार से 2 आपको स्तंभ प्राप्त होता है मौर्य काल का।
इसी तरीके से अब अगला हम बात करेंगे दिल्ली का टोपरा स्तंभ। यह फिरोज शाह के लाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। जिससे पहले आपको यह स्तंभ दिल्ली से 90 मील दूर अंबाला के जिले यमुना के किनारे टोपरा में प्राप्त हुआ था, जिसे फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सुल्तान हुआ करता था या तुगलक वंश का, इसे दिल्ली लेकर आता, इसलिए इसे दिल्ली का टोपरा स्तंभ कहते हैं। ध्यान रखना है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। क्लियर है। उसके बाद दिल्ली में मेरठ स्तंभ, याद रखिएगा, दिल्ली मेरठ स्तंभ भी से बोलते हैं, जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ध्यान रखिए ये दोनों प्रश्न आपको पीटी में प्रश्न पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टैली कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा मेंस के साथ पीटी भी आपके कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके द्वारा मेरठ से इसे दिल्ली लाया गया था, मेरठ यूपी में, और 1713 से लेकर 1719 के बीच बादशाह जो था फर्रुखसियर के बारूद खाने में आग लग जाने के कारण यह स्तंभ गिरकर ध्वस्त हो गया, किंतु बाद में इसी ध्वस्त स्तंभ को पुनः प्रतिष्ठित किया गया था। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है किसके शासनकाल में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख एक बार ध्वस्त हो चुका है। तो यह फिरोज शाह का जो आपको फर्रुखसियर का जो शासनकाल था उस समय यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए मेरठ स्तंभ को एक बार नुकसान पहुंचता है। इसी तरह बात करते हैं लोरिया अरेराज स्तंभ आपको मिलेगा, जो बिहार के चंपारण जिले में राधिका ग्राम में, ध्यान रखिएगा, उससे 2.5 किलोमीटर दूर दक्षिणपुर अरराज महादेव के मंदिर में आपको प्राप्त होता है। उसी के निकट लोरिया में यह स्तंभ खड़ा है और इससे अशोक के कुछ लेख ही उत्तीर्ण किए गए धर्म घोष के तौर पर अपने जनताओं के लिए। तो लोरिया अरेराज बिहार से अभिलेख मिलता है। उसके बाद इलाहाबाद का एक स्तंभ लेख मिलता है। अशोक के 2 लेख उत्तीर्ण इसमें किए गए, साथ ही इस पर समुद्रगुप्त के प्रशस्त्र भी आपको यहाँ पर लिखा गया। तो पीटी फैक्ट में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस स्तंभ लेख पर है, तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख पर। इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। उसी पर एक और स्तंभ है जो लास्ट है। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा 7 ऐसे अभिलेख महत्वपूर्ण मौर्यकालीन अभिलेख है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर प्रश्न पूछे केवल बिहार का तो आपको इस तरीके से जानकारी रखनी है। पूरे स्तंभ लेख की बात करें, मौर्यकालीन स्तंभ लेख की बात करें तो ये 7 की चर्चा करनी है। अब रुमनदेही स्तंभ जो नेपाल के रुमनदेही नामक स्थान से प्राप्त होता है, यह अशोक का एक प्राचीन स्तंभ मिला, जहां पर इस पर लिखा है कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। इस प्रकार बुद्ध के जन्म के स्थान का निर्णय में यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। रुमनदेही ध्यान रखिएगा स्तंभ से उत्तर दक्षिण में 13 मील दूर नीलगुमा झील के समीप नीलगुमा ग्राम में एक स्तंभ खड़ा है और इस पर उत्कीर्ण लेख में अशोक द्वारा कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को मरम्मत कराने के संकेत मिले हैं। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रश्न के तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर इसके बारे में प्रश्न पूछे आपसे मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ की चर्चा करें, तो इन 7 स्तंभ की चर्चा आपको जरूर करनी होगी। तो कुछ बातें आपको यहाँ शॉर्ट से निकाल लेने हैं, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट। उसके बाद स्तूप की बात हम जब करते हैं तो ध्यान रखिएगा मौर्यकालीन स्तूप 4 प्रकार के हुआ करते। एक शारीरिक स्तूप हुआ करता था, एक पारिभौगिक स्तूप हुआ करता था, उसके उद्देशिका स्तूप हुआ करता था, संकल्पित स्तूप हुआ करता था। अब इसका अर्थ क्या था, इसमें बुद्ध के जो है उसको देखिए, जो बुद्ध लिखा हुआ ना, ये हमेशा फॉन्ट एरर है सिस्टम का। लैपटॉप का जो है MS फाइल जो होता है, PPT जो बनता है उसमें यह थोड़ा सा फॉन्ट इशू होता है, तो इसे आप लोग बुद्ध मानिएगा, ठीक है ना, ये मत सोचिए कि गलत लिखा गया है। अब है कि उनके द्वारा शिष्यों की जो अस्थियों तथा शरीर के संबंधी अवशेष रखे जाते थे उसे शारीरिक स्तूप कहा जाता है। ऐसे स्तूप जो बनाए जाते थे, आपको मैंने अभी बताया ना, इस तरह के स्तूप जो बने रहते थे, इस स्तूप में अगर बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं किसी प्रकार के, तो शारीरिक स्तूप बोला जाता था उसे। परिभोगिक स्तूप उसे बोलते थे बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थी, तो उसे बुद्ध के परिभोगिक स्तूप के तौर पर देखने को मिलता। उद्देशिका स्तूप में क्या होता है, महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र और उसके स्थान पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता है। ऐसा कोई स्थान रहा था जहाँ पर उसके महात्मा बुद्ध गए थे, वो पवित्र स्थान माना गया और वहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया। अब संकल्पित स्तूप क्या था, इस प्रकार के स्तूप का निर्माण विशुद्ध रूप से पूजा के लिए किया गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी अगर प्रश्न पूछे आपको स्तूप, तो केवल यह नहीं लिख देना है आपको आंसर में कि वहाँ पर बुद्ध के
जो अवशेष मरने के बाद जो राख बचा गया था, जिसे 7 स्थानों पर आपको 7 स्थानों पर स्तूप बना के रखा गया था, केवल वही नहीं था, उसके अतिरिक्त और भी चीज़ें स्तूप में शामिल किए गए थे, जिसको अलग-अलग नाम दिया गया था। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए मेंस के क्वेश्चन को आंसर राइटिंग जो आप लोगों को कराया जा रहा है टॉपिक वाइज, सभी लोग उसमें भाग लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिनकी पैक की वैलिडिटी बची हुई है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप लोग आंसर उसका कर सकते हैं। जो लोग को वो पसंद है कि हाँ आंसर करना, जिनको लाभ हुआ था पिछले आंसर राइटिंग से, वो जरूर लाभ लीजिएगा। नए स्टूडेंट जरूर इसे परचेज कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बड़ा फी नहीं रखा गया, इतना रखा गया कि सभी लोग अफोर्ड कर सके। जहाँ लोग 10,000 ले रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग कराने का, केवल मेंस का क्वेश्चन कराने का, मैं वहाँ तो क्लास भी प्रोवाइड करा, ताकि मेंस के क्वेश्चंस लिखने से पहले आपको कुछ माइंडसेट आपका क्लियर है उस टॉपिक के संबंध में, तो कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, जब हम स्तूप के बारे में बात करते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक ढेर या दूहा के तौर पर इसे देखा जाता है, जो पाली ग्रंथों में से क्या कहते हैं, चूह या धूप भी कहते हैं। अब यह कालांतर में स्तूप हो गया, नामखंड बदलता गया, बाद में स्तूप के नाम से यह जाने जाने लगा। अब यह स्तूप जो है कला, मौर्य कला के पहले भारत में प्रचलित थी, जो अशोक के शासन काल के दौरान चरमोत्कर्ष पर हो गया। ऐसा नहीं कि यह इससे पहले नहीं हुआ करता था, अशोक से पहले नहीं हुआ करता था, यह पहले से भी छोटे रूप में आपको प्रचलित था, पर अशोक के कालखंड में यह एक विस्तृत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इस समय मौजूद शरीर के अवशेष के विभाजित कर स्मारक में उन्हें प्रतिष्ठापित किया गया और स्तूप पूजा पे निर्मित प्रयोग किए जाने लगे। अब महात्मा बुद्ध के अवशेष को यहाँ पर रखा गया। बुद्ध के मृत्यु पश्चात 9 स्तूप बनाए गए थे, ध्यान रखिए, जिनमें राजगिरी, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राह, पारवा, कुशीनारा, वैटपीठ, जिसे वैटद्वीप भी कहते हैं, पीपल लीवन, इनमें से 8 जो बुद्ध स्तूप थे अवशेष थे, जबकि 9वें में बर्तन रखा गया था, जिसे मूल रूप से इन अवशेषों के तौर पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सब जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके सांची का जो स्तूप होता था, वो अशोक के समय ईंटों के तौर पर निर्माण किया गया, उससे पहले मिट्टी का हुआ करता था। सांची का जो स्तूप था वो अशोक के आपको मिट्टी का बनाए, आपको ईंटों का बनाया गया था। उसके बाद में सुंग सातवाहन वंशों के द्वारा इसे पत्थरों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा निर्मित किए गए, या अन्य परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछे स्तूप के बारे में, तो आप इतना तथ्यगत जानकारी जरूर दीजिएगा उनको। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में जो विभाजित कर दिया था, समाधि बना दी गई थी, सिंपल सा साधारण शब्दों में बनी है। उन्हीं समाधियों के निर्माण के लिए स्तूप के प्रारूप को अपनाया गया था। अब है बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। ऐसा बौद्ध परंपरा के साक्ष्यों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पर इसकी सत्यता कितनी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ ही साक्ष्य प्राप्त हुए। बिहार के वैशाली, गया इत्यादि स्थल भी इसमें शामिल हैं। 84,000 स्तूपों का निर्माण जो कराया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हाँ, अशोक काल में यह स्तूपों का निर्माण चरमोत्कर्ष पर जरूर था। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा, मेंस में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्तूप की संरचना प्रश्न पूछे, तो ध्यान रखिएगा, यह तोरण तोरण हुआ करता था। तो किस प्रकार का तोरण होता था, देखिए मैप के तरह आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तोरण वेदिका के साथ साथ चारों तरफ प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, जिसे तोरण कहता है। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि हाँ, एक बाउंड्री के तौर पर होता था। तो यह जो था तोरण, जो बाउंड्री हुआ था सेफ गार्ड के तौर पर, उसी के चारों दिशाओं में देखिए तोरण एक होगा, एक यह हुआ तोरण, एक फ्रंट में हुआ, इसके जस्ट एक पीछे हुआ होगा, पीछे का नजर नहीं है क्योंकि फ्रंट का ये तस्वीर है। तो ध्यान रखिए, 4 तोरण के तौर पर आपको देखने को मिलता था किसी स्तूप में। अब ध्यान रखिएगा, यह मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था वेदिका के बाद, और यह जो दीवार है उसके बीच कुछ क्या हुआ करता था, गैप हुआ करता, ताकि लोग परिक्रमा कर सके। अभी मंदिर परिसर में आप जाते परिक्रमा करते हैं ना, वैसे इसकी परिक्रमा कर सके। अब कुछ स्तूपों में तोरण द्वार को अलंकृत किया गया है प्रधानता देश, जैसे सांची का तोरण द्वार गजरोही है, अश्वरोही है, और मानव मूर्तियों के आकर्षण ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। तो यह कौन सा, जो आपको सांची का तोरण, सांची का जो स्तूप है। उसके बाद प्रदक्षिणा इसको बनाया गया, जो
पथ जो था यह प्रदक्षिणा यह हुआ करता था, जो यह वेदिका और पथ वेदिका चबूतरों के मध्य स्तूप के चारों परिक्रमा करने हेतु बनाया गया था। मैं बीच का गैप अगर मान लीजिए एक 3D बनाया जाए ऐसे, तो यह वेदिका आपको हुआ। उसके बाद ध्यान रखिएगा, यह आपको यह जो गैप देख रहे हैं ना, यहाँ परिक्रमा करने के लिए चारों तरफ से आपको यह क्षेत्र प्रदक्षिणा कहलाता था। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्यान रखिए, नेक्स्ट वेदिका जो हुआ करता था, वेदिका चबूतरे के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ निर्माण से सुरक्षा कवच के तौर पर भी देखने को मिलता था। किसी परिसर को आपको बाउंड्री वॉल के तौर पर इसे देखने को मिलता, इसे रेलिंग भी बोला करते थे। एक रेलिंग से घिरा हुआ करता था। मौर्य काल में सांची स्तूप जो हुआ था, वेदिका लकड़ी की होती थी, पर शुंग वंशीय शासन काल के द्वारा पुष्पमुख सिंधु पत्थरों का इसे बनाया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न पीटी में ही पूछे जाते हैं। जो बुद्ध के स्तूप थे उसे पत्थर किस कालखंड में पत्थर के वेदिका बनाई गई, तो शुंग काल में बनाया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा। अब मेधी किसे बोलते थे, यह स्तूप का अर्धवृत्ताकार संरचना। देखिए मेधी के तौर पर आप ध्यान रखिएगा, जो अर्धकार जो संरचना हुआ करता था उसे मेधी बोला करते थे। यह चबूतरा के ऊपर बनाया जाता था और जिसे मेधी कहा जाता था। यह जो आप देख रहे हैं यह आपको अर्ध अर्धचंद्रा का वृत्ताकार जो हुआ करता था, आपको यह वेदी के तौर पर जाना जाता था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंड किसे कहते थे। अंड देखिए आपको यह जो अंड है, यह जो वेदी आपको यह कहलाया और यह अंड कहलाता था, ठीक है ना। उसके बाद अर्ध गोलाकार भाग अंड कहलाता, जो अंदर की छत ईंटों से और बाहर की पक्की ईंटों से बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, अंदर छत जो ईंटों से होते थे, बाहर का जो पक्की ईंटों का हुआ करता था। उसके नेक्स्ट है हर्मिका। हर्मिका उसे कहते थे जो अंड के ऊपर एक पेटीनुमा हुआ करता था संरचना। देखिए पेटीनुमा संरचना हुआ करता था, कहीं कहीं गोल संरचना भी देखने को मिलता है, हर्मिका इसे बोलते हैं। बुद्ध के अवशेष इसी में रखे जाते थे। स्तूप का सर्वाधिक पवित्र स्थान इसे बोला जाता था। अब ध्यान रखिएगा, हर्मिका के ऊपर एक छत्र छत्रावली रखा जाता था, जिसे छत्र भी बोलते थे। यह तीन पक्ष श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक के तौर पर युक्त किए जाते थे। ये तीन देख रहे, तीन आपको ये तीनों का अर्थ हुआ करता, जिसमें हम लोग श्रद्धा एक बोला करता था, एक सम्मान और एक उदारता के नाम पर प्रसिद्ध था। तो छत्र आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त आपको जानकारी क्या रखनी है। जब हम गुहा विहार की बात करते हैं, स्तूप के बाद अगले चरण में आते हैं गुहा विहार। तो जिसे पहाड़ को काट कर नागार्जुन की पहाड़ी की बात कर ले या हम बराबर की पहाड़ी की बात कर ले, तो ध्यान रखिए दो प्रकार के गुहा विहार या पत्थरों को काट कर रहने का जैसे आवास बनाए गए थे, उसमें कुछ अंतर आपको, जिससे आपको जानकारी आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे मौर्यकालीन गुहा विहार क्या था, चर्चा करें, या विस्तृत रूप से अगर पूरा 38 नंबर वाले प्रश्न पूछे कि गुहा विहार के बारे में, तो मौर्यकालीन विशेषताओं के बारे में बात करें तो सभी चीज़ों का शॉर्ट आंसर आप लोगों को देना है। कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप इसे बेहतर तरीके से लिख पाइएगा। लॉन्ग में आपको सभी से अपने आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर मॉडल में शामिल कर सकते हैं। अब बराबर की पहाड़ियों की चर्चा करें या गुहा विहार की चर्चा करें, तो इन पहाड़ियों में सुदामा और कर्ण चौपाड़ गुहा विहार आते हैं, जो अशोक के आपको ध्यान निर्मित है। अब इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के लिए प्रदान किया गया। देखिए पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा है, इस प्रकार से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। बराबर पहाड़ियों को ध्यान रखिए, सुदामा की गुफा सबसे प्राचीन है। अब ध्यान रखिएगा, बराबर पहाड़ियों का मूल नाम क्या है, खल्लाटिका पर्वत पर बनाए गए 4 चट्टानों को बनाए गए, जिसमें लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्वकर्मा गुफा। इन नामों को कोई ऐतिहासिक इतिहास नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह सांकेतिक है, ठीक है ना, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। और यह कहाँ से लिया गया है, यह सोर्स ध्यान रखिएगा, बिहार टूरिज्म जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया। बहुत जगह आपको सोर्स अलग अलग मिल सकते हैं, अलग अलग किताबों में, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। यह सोर्स आपको बिहार टूरिज्म के वेबसाइट में दिए गए साक्ष्य से लिए गए, तो यह गलत नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, 4 बराबर गुफाओं में से 3 जो है अर्थात सुदामा गुफा, करण चौपर गुफा और विश्वकर्मा गुफा में अशोक के समर्पित शिलालेख है। कुछ शिलालेख वहां बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अशोक के समर्पित शिलालेख कहाँ कहाँ से इन 3 गुफाओं से मिला है। लोमस ऋषि में ध्यान रखिएगा, लोमस ऋषि जो गुफा था उस पर किसी प्रकार से अशोक कालीन कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होता है, तो यह भी आपको
इस तरीके से जानकारी रखनी है। क्लियर है? प्रश्न क्लास कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यूपीआईएस के वेबसाइट अभी जल्द ही आप लोगों को ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मंडे या ट्यूसडे तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जिन लोगों का ऐप इशू हो रहा था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उस लिंक से आप लोग अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो वेबसाइट विजिट करके हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर प्रयास किया जा रहा है, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आप आंसर बेहतर तरीके से लिख पाए। उसका एनालिसिस बेहतर तरीके से कराया जा रहा है, आंसर राइटिंग कॉपी बेहतर तरीके से चेक किया जा रहा है, तो आप उसका लाभ लीजिए। अगर नागार्जुन पहाड़ी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन पहाड़ी में क्या है, इसमें अशोक के पुत्र जो दशरथ के द्वारा निर्मित गुहा विहारों की बात होती है। आजीवक संप्रदाय को दान किया जाता है, जिसमें 3 गुफा बहुत ही चर्चा में है। ये गोपिका गुफा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वादी थिक का गुफा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और तीसरी वापी यका गुफा। यह सभी नाम आपको वेबसाइट से लिया गया, किससे? बिहार टूरिज्म के वेबसाइट से। क्लियर है? तो इसे आप इसे देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा कब है, 232 ईसा पूर्व राजा दशरथ के द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। अब ध्यान रखिए, बराबर परिसर के सभी गुफाएं, सबसे बड़ी गुफा आज यह गोपिका गुफा हुआ करता था। उसके बाद ध्यान रखिएगा, यह वादी थिका गुफा, यह गुफा चट्टान के एक दरार में स्थित है। यह अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य के द्वारा बनाया गया था। जो वापियका गुफा, यह दशरथ के द्वारा आजीविकों को बनाया गया एक समर्पित गुफा था। तो जो दशरथ कालीन बनाए गए थे वह किनके लिए बनाए गए थे? यह आजीविक अनुयायियों के लिए बनाया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे लोक कला के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य कला में लोक रुचि और वस्तुओं के निर्माण हेतु कलाकारों ने बराबर से बाहर दरबार के बाहर अर्थात राजकीय प्रशय के बिना भी वास्तुकला का निर्माण किया था। जैसे पटना में दीदारगंज के से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, जैसे आप इसे देख सकते हैं, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, यह अक्ष था, इसी का दूसरा रूप यक्षिणी हुआ करता था। ध्यान रखिए, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा मिला था। लोहानीपुर पटना में प्राप्त 2 नग्न जो पुरुष मूर्तियां मिली है, जिनका निर्माण जैन जो धर्मावलंबी होते थे उनके कार्तियोसन मुद्रा के तौर पर आपको बनाया गया है। तो कहाँ से मिला? लोहानीपुर पटना से मिला है। अब कुम्हार के से विभिन्न पशु पक्षी नर नारियों के मृण मूर्तियां मिली है, जो लोक कला किसी राजकीय प्रशय के बिना बनाया गया था। इसके सौंदर्य को देखिए किस प्रकार से उभार है, साड़ी का उभार है, इस प्रकार के साड़ी में जो लेप लगाए जाते हैं, माले जिस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है, सभी का आपको इसका उभार चित्रकरीय उभार को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सौंदर्य को प्रदर्शित करता था, जो आम कला हुआ करता था, सोच के देखिए राजकीय प्रशय के बाद कितना वो बेहतर कला को उभार किया होगा। तो आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब इन मूर्तियों में, एकात्मक मूर्तियों में ध्यान रखिएगा, एक ही पत्थर का बना होता है। इसके अतिरिक्त सारनाथ, कुम्हरार, बसाड़, कौशाम्बी आदि स्थानों से विभिन्न पशुओं के नर नारियों के बहुसंख्यक मूर्तियां मिली, जिन्हें चिपकावा विधि अर्थात उंगलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके सांचे में ढालकर तैयार किया जाता था। तो आपसे पूछ सकता है, चिपकावा विधि किस प्रकार के मूर्तियों को बनाया जाता था या किस काल के मूर्तियों को बनाया जाता था? क्लियर है यहाँ तक? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी लोग। आगे जब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, तो जब देखिएगा प्रश्न होगा मूर्तियों के अतिरिक्त भी लोक कला के तहत अन्य मूर्तियाँ कौन कौन सी थी। तो जैसे मूर्तियां मिली हैं, स्थान कहाँ से मिला है, विशेषता कहाँ से, इसकी विशेषता क्या थी। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो इस प्रकार से उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे नारी और बालक की मूर्ति कहाँ से मिली है, बुलंदी बाग पटना से मिला। इसका विशेषता क्या था? मातृत्व और वात्सल्य जो है, वात्सल्य का भाव, दूध पिलाती हुई महिला जिस प्रकार से प्रेम करती हुई महिला है, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रेम करे, इन नारी और बालक की मूर्ति से देखने को मिलता है। जैन तीर्थकर लोहानीपुर पटना से नग्न भुजा नहीं, पैर और जंघा खंडित अभी वर्तमान में मिले हैं, पर जो स्वरूप है, जिस प्रकार से इसकी मूर्ति की कलाकृति बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं। इसके मौर्यकालीन मूर्तियों का प्रभाव, हाथी के संबंधित मूर्तियां मिली है, जिससे मूर्ति जो कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, पत्थर काट कर निर्मित मूर्ति है।
जो मौर्यकालीन सौंदर्य को बताता है, मौर्यकालीन कला को स्पष्ट करता है। हाथी का एक और मूर्ति मिला है जो घोली उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, सूर और पैर के कलात्मक और स्वाभाविक निर्माण को सूर ऐसे जैसे कुछ लपेटा हुआ है, इस प्रकार से आपको कलाकृति मिलती है जो तत्कालीन रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मूर्ति कला, स्थापत्य कला को बढ़ाने में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। यह प्रश्न बार बार अब पूछेगा, तो इम्पोर्टेंट रखिएगा। इस प्रकार से किसी भी कला का, स्थापत्य का आपको प्रभाव अधिक पूछने वाला है। रीजन उसके पीछे है कि पैटर्न बदल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव क्या था, आपसे यह पूछा जा सकता है। तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को कैसे यह प्रतिबंधित कर सकता है, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसके प्रभाव से कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य कला भारतीय स्थापत्य कला का द्वितीय चरण उदाहरण माना जाता है, लेकिन जॉन मार्शल, निहान रंजन राय और प्रीति ब्राउन ध्यान जैसे इतिहासकार ने विदेशी प्रभाव से प्रेरित मानते हैं, जिसे निम्न तर्क दिए। हालांकि ध्यान रखिएगा, कुछ तर्क सही लगते हैं, कुछ तर्क आपको बनी बनावटी देखने को मिलता है। पर ध्यान रखिएगा, मौर्य कला में जो स्तंभों पर चमकीला पॉलिश की तकनीक है, घंटाकृति है, शीर्ष भाग है, पशु आकृति है, कारण पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि यह ईरानी कला से प्रेरित है, पर यह कितना सत्य से परे है इसकी साक्ष्य अभी बाद में हम बात करेंगे। अब मूर्ति कला, खासकर यक्षिणी की मूर्ति ग्रीक होलसेटाइन कला से प्रेरित माना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य राजप्रसाद पर्सिया के महल से प्रेरित माना जाता है। बुद्ध का जो मार्शल है, गठीले शरीर है, घुंघराले बाल आदि मूर्तियों पर निर्माण विदेशी अपोलो देवता की मूर्ति से प्रभावित देखा जाता है। हालांकि कुषाण काल में यह प्रभाव देखने को मिलता है, पर अपोलो देवता से प्रभावित माना जाता है। अब अशोक का जो ग्रीक और अरमाइक भाषा भी मौजूद आपको देखने को मिलता है। जो कलाकृति स्तंभ लेख में जो प्रयोग किया गया, विभिन्न शिलालेखों में प्रयोग किया गया है, वो अरमाइक और ग्रीक का प्रयोग भी, भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। उसी के आगे हम बात करें, कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही लगता प्रतीत होता है। मौर्य कला पर सीमित अर्थों में विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। यह कला अपने मौलिक विशेषताओं से लोक कला अनुपम अभिव्यक्ति संपूर्ण विश्व में एक अलग पहचान करता है। किसी प्रकार से हो, कला और स्थापत्य ऐसी चीज है जिससे क्षेत्र और सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। जो कला आपको इस सीमा के बाहर प्रचलित थी, वो इस प्रकार से कब यह सीमा में प्रवेश कर जाएगी और उसका कला अधिक कलात्मक रूप से स्पष्ट होगा, यह कोई नहीं जानता। यह किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है इस क्षेत्र में किस प्रकार के कलाकार हैं, किस प्रकार से इसको प्रशय देने वाले, ध्यान रखिए, प्रशय देने वाले शासक है, और किस प्रकार से जनता इसे अनुग्रहित करती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तभी कोई कला किसी क्षेत्र विशेष में विदेशी प्रभाव के बावजूद भी अधिक खिलती है, अधिक पनपती है। उसके बाद हम तत्कालीन सामाजिक जीवन में बात करें तो ध्यान रखिएगा, कला किसी भी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों का आईना माना जाता है। पाषाण काल में हड़प्पा काल जो सभ्यता था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था था, उसे समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। इस प्रकार से यह अद्वितीय माना गया। अब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें, राजप्रसाद हमें तत्कालीन मौर्य शासकों के शान शौकत की जानकारी देता है, भवन निर्माण शैली की जानकारी देता है, आर्थिक समृद्धि का एहसास दिलाता है, ताकि हम अपने गौरव को अनुभूति कर सके, किस प्रकार का गौरव हमारे कालखंड में रहे हैं। उसमें अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तूप, गुफा निर्माण आदि मौर्य कला के महत्वपूर्ण भाग हैं। यह तत्कालीन मौर्य समाज के सामाजिक, आर्थिक पक्षों का विस्तृत और वर्णन करता है, जिसे हम निम्न चार्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा इसे, अब है कि बौद्ध धर्म के साथ संबंध क्या था। जैसे अब है कि यह जो बौद्ध धर्म था अपनाया गया है, निम्न प्रकार प्रचार प्रसार संभव था, हर संभव प्रयास किए गए, राजकीय संरक्षण दिया गया, राजकीय कला बौद्ध मतों का प्रभाव देखने को मिला, स्पष्ट परिलक्षित होता है। जैसे अशोक का निर्मित स्तंभ, स्तूप, चैत्य वेदिका, गुहा विहार बौद्ध धर्म से प्रेरित देखने को मिलता है। इसी तरह स्तंभ पर निर्मित कमल का, पशुओं की आकृति बुद्ध के जीवन से विभिन्न चिन्हों को प्रदर्शित करता है। बराबर की पहाड़ियाँ एवं नागार्जुन की पहाड़ियाँ निर्मित रूप से गुहा विहार
बौद्ध विहार बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में प्रभावित दिखता है, निर्मित दिखता है। तो ध्यान बौद्ध धर्म का प्रभाव मौर्य काल के बाद के कलाकृतियों में देखने को मिलता है, स्थापत्य कला में देखने को मिलता है, चित्रकला को रूप में देखने को मिलता है। अब स्तंभ लेखों का उल्लेख करें, आदेश में बुद्ध के विचार आपको देखने को मिलते हैं। उदाहरण से अशोक का अहिंसा, पशु बलि की निंदा, धम्म घोष, धार्मिक यात्रा का वर्णन अपने स्तंभ में करता है अशोक। तो ध्यान रखिए, बुद्ध धर्म से प्रेरित माना जाता है। इसके लोक कला में निर्मित यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां तत्कालीन बौद्ध धर्म के प्रभाव को दृष्टिगत करता है और स्पष्ट करता है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिला था। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म मौर्य कला पर क्या था, बिहार में मौर्य कला का प्रभाव क्या था। तो पहले भी बात हम लोग शुरुआती मौर्य कला का आरंभ आपको देखने को मिलता है, कलात्मक विकास देखने को मिलता है, जो गुप्त काल पाल काल में और अधिक सुदृढ़ होता है। आने वाले बाद के जो आने वाले शासक थे उसको और सुदृढ़ सुदृढ़ क्या देता है, सांस्कृतिक विरासत देता है, कलात्मक विरासत देता है, स्थापत्य विरासत देता है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन राजप्रसाद अवशेष आज भी पटना के पर्यटन का केंद्र देखने को मिलता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ आज भी बिहार में लोरिया अरेराज, लोरिया नंदराज एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रदर्शित होता है। उसके गया की बराबर और जो नागार्जुन की पहाड़ियां निर्मित गुहा विहार पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर देखने को मिलता है। मौर्य काल में विभिन्न राजकीय और लोक कला में बिहार की कला संस्कृति एक समृद्ध स्थान प्रदान है। तो देखते हैं कि बिहार में मौर्य कला का प्रभाव आपको विभिन्न रूप से देखने को मिलता है। अंतिम रूप से आलोचनात्मक परीक्षण करना हो तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं। जैसे मौर्य कला के संबंध में यह तर्क दिया जाता है तो इस कला का विदेशी प्रभाव जैसे ईरानी प्रभाव की बहुलता देखने को मिलती है या अधिकता देखने को मिलती है या इससे प्रेरित देखने को मिलती है। परंतु ऐसी किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले यह आवश्यक है कि संबंधित पक्ष और विपक्ष के तर्कों का एक बार मूल्यांकन किया जाए, उसका स्वरूप देखा जाए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम ईरानी स्तंभ की बात करें तो इसमें क्या था, ईरानी स्तंभ की बात करेंगे तो निर्माण में विशाल स्तंभ भवनों लगाए गए थे। अब पत्थर के कई कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था, पर भारत का जो यह स्तंभ लेख हुआ करता था एकात्मक एक पत्थर का हुआ करता था। तो यह कहीं अलग प्रवृत्ति था। स्तंभों के ऊपर मानव आकृति हुआ करता था, पर भारत में जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए वो पशु प्राकृतिक आपको प्रेरित हुआ करता था, पशुओं से प्रेरित हुआ करता था। तना पर बेल लता फूल पत्तियों का आकृति हुआ करता था, पर भारत में सांस्कृतिक चिन्ह ज्यादा हुआ करता था, धार्मिक चिन्ह ज्यादा हुआ करता था। ये आपको जानकारी जैसे तोरण में आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से स्तंभ लेख आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर भारतीय मौर्य स्तंभ की बात करें तो स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है, किसी प्रकार से आपको यह प्रभावित नहीं देखने को मिलता। एकात्मक पत्थर एक ही पत्थर का निर्मित था, स्तंभों के ऊपर पशु आकृति हुआ करता था, तना सपाट हुआ करता था। ध्यान रखिए, जो तना बात हो रही है ना, यह तना जो चौड़ा हुआ करता था इसकी तना यह पूरा चिकना हुआ करता था। पर ईरानी में क्या होता, बेल लता फूल जैसे पत्तियों का यहाँ पर चिन्ह बनाया जाता था। तो यह बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको भारत में आपको देखने को मिलता है। तो आलोचनात्मक परीक्षा में दोनों तर्क देखने के बाद लगता है कि हाँ, यह कला कहीं ना कहीं प्रभावित रहा होगा, पर इसका पुनरुत्थान हो गया था, पुनरुत्थान भारतीय दृष्टि से हो गया था। ध्यान रखिएगा, यह किस प्रकार से प्रभावित रहा इसके सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर 1 घंटे के क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए, जब भी बात की जाएगी तो हमें समझने की आवश्यकता होगी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर कैसे देना है। आंसर अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किसी खास स्लाइड से पूछे जा रहे होंगे, अर्थात जो इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं उसी टॉपिक के सारे चीज़ों को लिखना है। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन में होगा तो आपको सभी स्लाइड से कुछ कुछ बातें निकालनी जो महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपको सारे स्तंभ लेख के बारे में चर्चा नहीं करना है तो उसके कुछ पार्ट को निकाल लेना है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे उस तरीके से आंसर को लिखना है। कल इसका आंसर आप लोगों को आपको 8 AM में आपको 8 PM में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका आप लोग लाभ जरूर लीजिएगा और जो भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से आप लोग बात कर सकते हैं। और युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने आए।
ग्रुप में ज्वाइन होइए, अपने दोस्तों को ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है, हमारा नंबर दिया गया है, टीम का नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात करिए। धन्यवाद। जय हिंद।